नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी चैनल में। इस आज के अपने इस टॉपिक भारत का भूगोल का जो चैप्टर है अपना कृषि, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज इस क्लास में आपको पूरा का पूरा कृषि का जो भाग है वो खल्लास कर दूंगा। आप चाहे सीईटी, एलडीसी, एसआई, वीडियो या पटवार की तैयारी कर रहे हैं, किसी से हर एग्जाम में सवाल आता है और कई कई बार इनमें से कई नए नए प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इस क्लास में आपको मिलेगा पीवाईक्यू टॉपिक वाइज हर एग्जाम सरल भाषा में व्याख्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो ले लीजिए, आपके हाथ में पेन और कॉपी निकाल लें, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपको रिजल्ट जरूर देगी। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत के कृषि का महत्व और उनके प्रश्न उत्तर करने शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज हम खल्लास करेंगे, तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से क्वेश्चन संख्या 1 पे प्रश्न आया है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों क्या है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर दीजिए फटाफट से। श्रम उत्पाद, खाद्य और कृषि उत्पाद, दुग्ध उत्पाद या पेट्रोलियम उत्पाद, कौन से में दोस्तों। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है खाद्य और कृषि उत्पाद। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ब आंसर है जो सही है। चलिए अगले इसमें व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी बहुत अपन। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादकों बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरक का भी अधिक प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं में पर्याप्त विकास पर भी बोल दिया गया, यानी जोर दिया गया। भारत में उन्नत बीजों का प्रयोग के कार्यक्रम HYVP के शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। चलिए क्वेश्चन संख्या अगले पर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। केसी मेहता, MS स्वामीनाथन, MN रॉय, SS भटनागर। क्या है दोस्तों सही आंसर इसका क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों MS स्वामीनाथन। आप हमारे चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के पिता यानी फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, यानी विश्व के हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। वर्गीज कुरियन, नॉर्मन ई बोरलॉग, S स्वामीनाथन, HL बेकलैंड। तो इसमें अपने MS स्वामीनाथन हैं जो भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और विश्व में हरित क्रांति के जनकदाता नॉर्मन ई बोरलॉग है। चलिए इनके व्याख्या कर लेते हैं अपन। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन इर्नेस्ट बोरलॉग यानी NA बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। किस प्रांत में हुआ था दोस्तों, आइओवा। मैक्सिको उसका कर्म क्षेत्र था, यानी कर्म भूमि थी मैक्सिको। इन्होंने द्वारा गेहूं की विकसित किया इन्होंने उच्च उत्पादकता की प्रजाति के तहत, जिसमें भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। श्री बोरलॉग विश्व में उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, अमेरिका राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, तीनों ही इन पदक डॉक्टर नॉर्मन इर्नेस्ट बोरलॉग को प्राप्त थे। चलिए अगले प्रश्न पर। हरित क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि कौन सी वस्तु में हुई। चावल, गन्ना, गेहूं, कपास। चावल, गन्ना, गेहूं, कपास, सर्वाधिक किसमें हुई, तो आपको चित्र में दिख ही रहा है दोस्तों, गेहूं, यानी गेहूं। मैं फोटो इसलिए डालता हूं साथ में क्योंकि आपको ये प्रश्न पढ़ने के बाद में फोटो में समझ में आ जाए और आप अच्छे तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल से प्राप्त हुआ है। मतलब हरित क्रांति जो सफल हुई है वो गेहूं के पीछे हुई है और गेहूं इनकी मुख्य फसल थी। प्रारंभ में देश में 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था। वही सन 2000 और 2001 में 69.68 मिलियन टन हो गया, यानी बढ़ गया। और सन 2012-13 में 92.5 मिलियन टन तक हो गया। वृद्धि मुख्य प्रति हेक्टेयर उपज के वृद्धि के कारण थी।
क्योंकि गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर पड़ा था। अगर हरित क्रांति सफल हुई है तो फर्स्ट नंबर पे गेहूं और दूसरे नंबर पे जो खाद्य पदार्थ है वो है चावल। चलिए अगले प्रश्न पर। एकीकृत कृषि क्या है? योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न खेतों मतलब विभिन्न फसलों में खेती करना, रबी और खरीफ फसलों को एक साथ बढ़ाना, रबी है, विभिन्न फसलों को उगाना या पशुधन को बढ़ावा देना, फसलें और सब्जियों को एक साथ बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 5 का सही आंसर क्या है? विभिन्न फसलों को उगाना और पशुधन को बढ़ाना, ये एकीकृत कृषि का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न पर। मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फैसले होना, ना पशुधन भी करना, फलों को उगाना तो सब्जियों को भी, फलों और सब्जियों को उगाना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 6 का सही आंसर होगा कई तरह के फसलें उगाना और पशुधन का भी बढ़ावा देना। चलिए अगले प्रश्न पर। सॉरी, विभिन्न मतलब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुधन को भी बढ़ावा देना है। पशुधन को साथ साथ में अगर खेती को बढ़ावा देंगे वो मिश्रित कृषि कहलाती है, जिसे खेती में शेष बचे समय पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। नगदी फसलें और खाद्य उत्पादकों की एक साथ खेती या दो से अधिक फसलों की खेती एक ही खेत में उगाने से मिश्रित खेती का कोई संबंध नहीं है। मतलब एक खेत में दो सब एक साथ बो देंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, न कोई उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि इसी चीज में होगी दोस्तों कि कृषि कर लेगा कोई भी किसान भाई, खेत बो देगा और साथ साथ में पशुधन रखेगा। जैसे ही समय मिलेगा खेती से फ्री होगा, उस पशुधन में अपना समय लगाएगा तो उसमें वृद्धि हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और इस बार आने वाला अगले पेपर के अंदर यह 100% पूछा जाएगा। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बताइए इसका फटाफट से आंसर। कानपुर, पंतनगर, बालोतरा या जबलपुर? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 7 का फटाफट से आंसर दीजिए। इनका है जो पतंग नगर है। क्या है दोस्तों? पतंग नगर, और ये इनका मुख्यालय हेड ऑफिस का फोटो है जो कृषि विश्वविद्यालय है भारत का पहला। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा कितना हौसला बुलंद होगा ये आप तय नहीं कर सकते या मैं तय नहीं कर सकता। इनकी व्याख्या देखते हैं। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रश्न अगर आपके पास टपक गया कहीं पेपर में कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तब 1960 करना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन यूपी में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है अगर आपको पूछ लिया जाए तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि और एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में गोल क्रांति संबंधित है। मैंने फोटो भी इसका साथ में लगा दिया है, तो इससे आपका ये प्रश्न 100% सही हो जाएगा, परंतु आपको ये याद भी हो जाएगा, दिमाग में फिट भी हो जाएगा। और अगर पेपर में पूछ लिया गोल क्रांति क्या है तो गोल गोल आलू होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आलू होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। तो इसमें थोड़ी अपन व्याख्या कर लेते हैं थ्योरी बेस पे, ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम एक साथ पढ़ लेंगे अभी कि कितने प्रकार की क्रांतियां हुई, वो सब अपन विशेषता के साथ एक एक करके देख लेते हैं। चलिए अगले व्याख्या पर देख लेते हैं। भारत की प्रमुख क्रांतियां और उनकी विशेषता क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पे अपन देखेंगे हरित क्रांति। क्या देखेंगे दोस्तों? हरित क्रांति। हरित क्रांति की विशेषता क्या है तो आप देख लो इसको। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक बीज, उर्वरक और सिंचाई का उपयोग करना। मुख्य इसमें गेहूं है 1 नंबर पे और 2 नंबर पे इसमें चावल है। अपने पिछले प्रश्न में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए थे। ये सर्वाधिक कहां पे इसका प्रभाव पड़ा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। चलिए 2 नंबर पे जो क्रांति है वो देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे अपनी जो क्रांति है वो है श्वेत क्रांति। विशेषता क्या है इसकी? दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी श्वेत क्रांति से। डेयरी उद्योग का विकास शुरू हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत बना था। चलिए थोड़ी और आगे देख लेते हैं। नीली क्रांति। क्या है दोस्तों? नीली क्रांति। विशेषता क्या है? मछली उत्पादन और मत्स्य पालन में इसका विकास हुआ। समुद्री और मीठे पानी की मछलियों का उत्पादन बढ़ा, यानी समुद्री मछलियां और मीठे पानी की जो मछलियां हैं उसका उत्पादन बढ़ा।
और मत्स्य पालन का विकास भी हुआ। चलिए पीली क्रांति पढ़ लेते हैं अपन। इनकी विशेषता क्या है? तिलहन यानी सरसों, सूरजमुखी का उत्पादन में वृद्धि हुई और खाने के तेल में उपलब्धता बढ़ी। जो खाने वाला तेल है अपने सब्जियों में अपन उपयोग में लेते हैं, उस तेल की उपलब्धता बढ़ी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि हुई, निर्यात में भी वृद्धि हुई। जो भारत विदेशों में 1 नंबर पे आ गया है, मतलब जो बीफ सप्लायर है उसमें। चलिए अगले में स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किसकी है? विशेषता है फल, सब्जी, शहद और बागवानी है, जो उन उत्पादनों में वृद्धि हुई है। चलिए काली क्रांति, विशेषता क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन और तेल उद्योग का बढ़ावा, यानी उनका विकास हुआ है। तेल उत्पादन में, उद्योग में भी विकास हुआ है, पेट्रोलियम उत्पादन में भी विकास हुआ है। अगर आपको पूछ लिया जाए, प्रश्न दे दिया गया अगर पेपर में कि काली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बिना देखे आंख मीच के एक ही प्रश्न करना है, पेट्रोलियम उत्पादन या तेल उद्योग में विकास। चलिए सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति क्या है दोस्तों? अंडा उत्पादन में वृद्धि है। जो कैल्शियम और प्रोटीन की अधिक मात्रा है जो अंडा में, उनकी विशेषता है। तो सिल्वर क्रांति का आपको ध्यान रखना है अंडा से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। आगे और क्लास लेंगे, थ्योरी की बीच बीच में देते रहेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, लौकिक कल्चर या एपीकल्चर। यानी अपन मधुमक्खी के बारे में अगर देखेंगे तो फिर एपीकल्चर अपना सही आंसर होगा। तो अपन आज ऐसा करें, अभी ये काम और कर लेते हैं, इसमें अपन पूरे के पूरे डाल देते हैं। वो ये तो मधुमक्खी पालन से हो गया एपीकल्चर, तो लौकिकल्चर किसका है, सेरीकल्चर किसका है, सिल्वर कल्चर किसका है, वो सारा का सारा देख लेते हैं एक साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट से, और एक नजर में फटाफट देख लेते हैं आप। सेरीकल्चर है जो रेशम का उत्पादन यानी कीट। पीसीकल्चर है जो व्यवसायिक है, जो मत्स्य उत्पादन में है। पीसीकल्चर किसमें है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन में है। हॉर्टिकल्चर किसके लिए है? फलों के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम इसमें हॉर्टिकल्चर है, जो फलों की कृषि के लिए है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग में किया गया है। फ्लोरिकल्चर फूलों के लिए, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, फ्लोरी फूल। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, जैतून तेल होता है दोस्तों, ठीक है, ओलिवी हो गया ना, ऑयल। वल्टीकल्चर होता है अंगूर में, जो शराब में भी प्रयोग में लिया जाता है, वल्टीकल्चर। ये आपको महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो आपको बताए हैं, उनके भेद बताए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और एक कमेंट हमारे लिए भी बनता है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों फटाफट से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य औद्योगिकी की फसलों का प्रीमियम दर क्या है? तो उन्नत खेती और भरपूर अन्न, देश का किसान बन रहा संपन्न, ये तो हमारी थीम है, ध्येय है, लक्ष्य है। जो किसान की आय दोगुनी के लिए जो लक्ष्य रखा गया था 2022-23-24 का, उसमें अपन अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। जो 252 लाख जो मीट्रिक टन से अधिक है जो गेहूं की खरीद की गई थी 2023 तक। चलिए 2023 के अभी 26 निकल गया है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो इसमें 2.0%, 3.0%, 5.0% या 7.0%, इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 10 का सही आंसर होगा 5%। इसमें प्रीमियम दर रखी गई है। चलिए इसकी थोड़ी बहुत अपन व्याख्या कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पुनर्गठन किया था। इसका नाम है जो पहले था वो है फसल बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम बदलने में हम माहिर हैं, नहीं पलटेंगे, नहीं झुकेंगे, बस नाम पलट देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम 2016 में क्रियान्वित में किया गया, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी 2016 को इस बोर्ड को मंजूरी दे दी। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर क्या है, फटाफट से बताइए। 1983, 85, 1987 या 1989? इसका सही आंसर क्या है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन संख्या 11 ये है अपने जो ट्राइफेड है वो 1987 में इसका निर्माण हुआ, इस बोर्ड की स्थापना हुई। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। ट्राइफेड का गठन सन 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत वर्धा में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था।
यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसने अपने कार्य की शुरुआत 1986 में दिल्ली मुख्यालय से की थी, यानी मुख्य कार्यालय जो इनका दिल्ली में है और वहां से स्टार्ट की थी 1986 में इसकी शुरुआत हो गई थी और गठन इसका 1987 यानी काम करना जो अपने जो मंत्रालय है उसको सौंपा गया था 1987 में। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भूदान आंदोलन है जो शुरुआत किसने करी उस आंदोलन की? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या आचार्य कृपलानी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विनोबा भावे इसका सही आंसर होगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, भूदान आंदोलन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं अपन। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे ने 1951 में प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसे सफल कोशिश की जाए। आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा भावे ने तेलंगाना, पूर्व आंध्र प्रदेश यानी अब वर्तमान में है जो तेलंगाना राज्य चल रहा है, पहले तत्कालीन समय यानी उस समय तक आंध्र प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्र था, उसमें 200 गांवों की यात्रा की और उन्होंने 12,000 एकड़ भूमि उन्हें दान में मिली, यानी भूदान आंदोलन के तहत। चलिए अगले प्रश्न पर, कौन सा जोड़ा गलत है? यानी इसमें मिलान किया हुआ है परंतु इसका एक ऐसा ऑप्शन है वो गलत है। केरल में किस टाइप की कृषि की जाती है? तो पोनम की जाती है दोस्तों, एकदम सही है, सही है इसका आंसर। आंध्र प्रदेश पोंडू की जाती है, सही है इसका भी। झारखंड खिल, यार ये नहीं है, खिल नहीं है। आसाम में क्या है? झूमिंग खेती की जाती है आसाम में। क्वेश्चन संख्या 13, फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सही आंसर है दोस्तों झारखंड। झारखंड में खिल की खेती नहीं की जाती है, तो इसका अपन लिख लेते हैं। झारखंड में किसकी खेती की जाती है दोस्तों? तो इसकी की जाती है कुरुल की। किसकी की जाती है दोस्तों? कुरुल की, या इसे एक शब्द और भी कहा जाता है, उसको कहते हैं कुरवा। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुरवा। और खिल खेती है वो कहां पर की जाती है? तो इसका भी आंसर आप ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है। खिल कहां पर कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। झारखंड में कुरुल या कुरवा स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में खिल कृषि को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, तो अपन इसमें थोड़ा और देख लेते हैं कौन कौन सी खेती किस किस राज्य में की जाती है। थ्योरी बेस के आधार पर कर ले, थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा ताकि एक भी प्रश्न अपना छूटे नहीं। चलिए, मध्य प्रदेश में बेवर यानी बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें कहा जाता है बेवर या मासा या दहिया। इनके 3 उपनाम है, बेवर, मासा या दहिया। किस कहां पर इस जो ये कृषि की जाती है उसको एमपी के अंदर बेवर, मासा और दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू या पेड़ा कहा जाता है। ओडिशा में इसे कमान, बिंगा या धाबी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुमारी कहा जाता है। केरल में इसे पोनम कहा जाता है। अपन पिछले प्रश्न के अंदर ये समझ के भी आए थे। झारखंड में कुरवा या कुरुवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कुरुवा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बत्रा या वालरा कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इसे बत्रा या बालरा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में खिल कहा जाता है, पढ़ के आए हैं। दक्षिणी भारतीय राज्यों में जारा या एकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जारा या एकरा कहा जाता है। 1 मिनट में 10 तथ्य याद कर लो फटाफट से। इनमें से एक प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में टपकता ही टपकता है और आप उसे गलत ना करके आए। बस मेरा काम था आपको एक साथ इकट्ठा करके पढ़ाना, बताना, समझाना, वो काम मैं कर रहा हूं। तो आपको सिर्फ एक बार अच्छी नजर या फिर फ्री माइंड होके एक बार देख लेना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे साथ साथ में। चलिए अगले प्रश्न पर, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि कहलाती है, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को, खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया पेड़ा, पोडू, ओणम या झूम। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पोडू। चलिए अगले प्रश्न पर, किस राज्य में स्लैश एंड बर्न यानी झूम प्रकार की कृषि को कुरवा के नाम से भी जाना जाता है? अभी अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। चलिए अगले प्रश्न पर, कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? नहीं पे जोर ज्यादा देना है, हर प्रश्न को विशेष तौर से देखना है, उसमें आपको समझना है कि प्रश्न के अंत में क्या पूछ रहा है। 100% आपको ध्यान में रखना है। नहीं वाला शब्द कई बार आप नहीं पढ़ते ही नहीं हो, फसल है फटाफट से आंसर करके आ जाते हो। ओ आया तो धान आया, आप धान करके आ जाओगे, फिर
गलत हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन। तो इसलिए विशेष तौर पे प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से इसका सही आंसर दीजिए। धान, मक्का, बाजरा या चना, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा क्वेश्चन संख्या 16 का सही आंसर होगा द चना। ठीक है, तो अब इसकी अगर मैं बोल के सुना दूं तो फटाफट से बहुत अच्छा रहेगा। कारण यह है कि लिखा मैंने इसको है नहीं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल की बुआई की जाती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो अपन थोड़ा अगले प्रश्न में देख लेंगे, या फिर चलिए अगले प्रश्न में फटाफट से। निम्न में से भारत की खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी का पूछा है? गेहूं है, बाजरा है, चना है या जौ है? इसमें कौन सी है जो खरीफ फसल है? बाकी वाली जो है वो है रबी की फसलें। चलिए प्रश्न संख्या 17, बाजरा है जो खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी है? धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सोयाबीन है और कपास भी है। यानी चना, जौ और गेहूं, ये तीनों ही रबी की है। किसकी है दोस्तों? रबी की फसलें हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कपास, मक्का, ज्वार या सरसों, कौन सी है? फटाफट से बताइए दोस्तों। कपास, मक्का, ज्वार, सरसों, सही आंसर इसका होगा रबी की फसल है वो सरसों है। चलिए अगले प्रश्न पर, कौन सी दलहन फसल नहीं है? दलहन फसल कौन सी नहीं है? चना की दाल होती है, मूंग की दाल बनती है, मखाना की दाल बनती है, अरहर की दाल बनती है। यानी दोस्तों चना की दाल बनती है, मूंग की दाल बनती है। ये मखाना क्या होता है? ये एक मिष्ठान है जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चलता है। वैवाहिक या फिर सांस्कृतिक समारोह होते हैं, या फिर कोई विवाह होता है, या फिर कोई प्रोग्राम होता है, उस समय ये वितरण किया जाता है। इसको मखाना कहते हैं। और ये सर्वाधिक है जो यूपी के अंदर बनता है, यानी नहीं सॉरी बिहार के अंदर इसको सर्वाधिक निर्माण किया जाता है मखाना का। तो इसका सही आंसर होगा मखाना। चना है, मूंग है और अरहर है जो दालें हैं। भारत में दलहन फसलें 3 ऋतुओं में उगाई जाती हैं। कौन सी फसल में कौन सी दलहन उगाई जाती है वो अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। रबी की फसल होती है, उसमें अरहर, चना, मटर और मसूर, ये रबी की फसल में उगाई जाती है। तो आप मुझे ये बताइए, रबी में बुआई कब होती है? ये बुआई होती है जो अक्टूबर में होती है। कब होती है दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई होती है। और कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल के मध्य इसकी कटाई होती है। क्या होती है दोस्तों? कटाई होती है। किस फसल की? रबी की। और खरीफ की अगर अपन देखना चाहेंगे तो खरीफ की बुआई है वो है जून या जुलाई में होती है। जून या जुलाई में होती है बुआई। और कटाई कब होती है तो अपन देखना चाहेंगे तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई होती है। और ये है जायद फसल, यानी खरीफ फसल है जो मूंग, उड़द और लोबिया इसमें उगाई जाती है। और जायद फसल है इसमें सोयाबीन, मूंग और उड़द उगाया जाता है। जिसमें ये दलहन फसलें हैं वो जायद फसलें हैं, सोयाबीन, मूंग और उड़द। और इसकी बुआई कब होती है? मार्च से जुलाई के मध्य इसकी बुआई होती है। मार्च से जुलाई के मध्य ग्रीष्मकालीन होती है ये। ठीक है दोस्तों, इसमें जायद फसल में कई और भी हैं। जो फसलें हैं वो हैं तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है इत्यादि, या सब्जियां भी इसमें जायद में आती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, ये टाइम बहुत ले लिया इस प्रश्न ने अपना। कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? नहीं पे जोर मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहता रहूंगा, ध्यान में रखना है। मखाना, मक्का, जूट और कपास व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसल है वो है मक्का नहीं है। मक्का एक धान है। मखाना है वो व्यापारिक फसल है, बाजार में बिकता है। जूट है, उसको खाया भी नहीं जाता है, वो बाजार में बिकता है। और कपास भी बाजार में बिकता है, यानी किसी वस्तु के रूप में उसको करते हैं। मक्का है जो एक धान है या खाद्य पदार्थ के रूप में इसको यूज में लेते हैं, इसीलिए व्यापारिक फसल नहीं है। चलिए, नगदी अथवा व्यापारिक फसलों के अंतर्गत रबड़, कॉफी, चाय, तंबाकू, मखाना, कपास आदि को शामिल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, एपीएमसी अधिनियम का संबंध है भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से, भारत में कृषि की ऊर्जा की उपलब्धता से, भारत में कृषि को स्थगित साख से, भारत में कृषि की सूचना पोर्टल से। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 21 का सही आंसर होगा भारत में थोक कृषि विपणन में नियमन से। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, यानी भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन संख्या 22,
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। मैं फटाफट से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरे समय की कीमत बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन संख्या 23, भारत में चाय की सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? मतलब भारत के अंदर सर्वाधिक चाय किस राज्य में उत्पादन की जाती है? क्वेश्चन संख्या 23, त्रिपुरा, असम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो सर्वाधिक है वो है दोस्तों आसाम। सर्वाधिक क्या है दोस्तों? आसाम। फटाफट से इसका सही आंसर लगा दीजिए आप। भारत में सर्वाधिक जो है वो है आसाम चाय। आसाम में चाय है। चलिए अगले प्रश्न पर बिना देरी किए, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस लिए संबंधित, किससे संबंधित है दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। वो चाय वाला था ना, चाय है वो आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है और सर्वाधिक मात्रा में आसाम में पाई जाती है। सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भी भारत ही है। चलिए ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या मृदा संरक्षण से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं, याद है तो। चलिए, देश में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है, यानी श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। 1964-65 में देश में उत्पादन की वृद्धि से, मतलब जो दूध की उत्पादन की वृद्धि हुई थी 64-65 में, उस समय एक बोर्ड बना था, सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से, केरल की सबसे आवश्यक और मुख्य फसल है? तो चावल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? चावल है। फोटो में कितने अच्छे दिख रहे हैं, मिलते नहीं ऐसे। भूमि सुधार हमारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य था भूमि सुधार है जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथमाणा, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे या छठे नंबर पे भूमि सुधार? क्वेश्चन संख्या 26, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। हम पहले नंबर पे इसमें एंटर करते हैं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए, प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन संख्या 27, फटाफट से आंसर दीजिए। राजस्थान, असम, सिक्किम या बिहार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिक्किम। क्या होगा दोस्तों? सिक्किम। किसान बिना रासायनिक खाद की खेती करते हैं। स्वच्छ हवा और प्राकृतिक खेती इसके सच में प्रकृति का स्वर्ग मानते हैं। ये प्रकृति को स्वर्ग मानते हैं। कहाँ के लोग? सिक्किम के लोग। हम राजस्थान वाले भी मानते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत में किस फल को सर्वाधिक सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? भारत में कौन सा फल है जिसकी सबसे ज्यादा उत्पादन होती है? तो वो होती है दोस्तों केला की। किसकी होती है दोस्तों? केला की। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न पे, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है? मिदनापुर, कटक, चेन्नई या पानीपत? क्वेश्चन संख्या 29, कौन सा है दोस्तों इसमें? इसका सही आंसर होगा कटक। जो CRRI जो इनका बोर्ड है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो ये रजिस्टर्ड संस्थान भी है और हाल ही में मोदी जी वहां पे जाके आए हैं, उन चावल को देख के आए हैं और बताएंगे इस देश को कि इनको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। चलिए वो उनका मैटर है। अपन चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास कैसी लगी है वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात तो और है, लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, मेरे लिए करना पड़ेगा, मेरी कसम से करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे, सबसे अधिक मात्रा में केसर, बहुत महंगी वस्तु है दोस्तों, कीमती पौधा मिलता है केसर का। केसर का क्या है? कीमती पौधा। सबसे कीमती पौधा है वो है किसका? केसर का। किसका दोस्तों? केसर का। ये जो है केसर, ये जम्मू में सर्वाधिक पाई जाती है। वहां पे मतलब जहाँ ठंडा इलाका होगा वहां गर्म चीज होगी। केसर बहुत गर्म चीज होती है। किश्तवाड़ और पासमपुर है, वहां पे ये ज्यादा मतलब अनुकूल वहां पे रहती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर क्षेत्र पड़ता है किश्तवाड़ और पासमपुर। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा हमारी इस वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आपको हाँ पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को शेयर भी करिएगा। और अगली क्लास अपने मृदा यानी मिट्टी की आने वाली है, भारत की मिट्टियां, और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है और थ्योरी बेस के आधार पे भी रहेगी, प्रश्न भी करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।